हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग टीजीटी सोशल साइंस के पहले चैप्टर का अध्ययन करेंगे, जिसमें मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में कुछ चीज़ों का अध्ययन करा दिया था। आज की क्लास में हम लोग उसकी आगे की बातों का अध्ययन करेंगे। जैसा कि देखिए, हम लोगों ने पिछली क्लासेस से टीजीटी सोशल साइंस के इकोनॉमिक्स वाले पेपर का अध्ययन करना शुरू किया था और उसमें मैंने आप लोगों को शुरुआत की जो बातें थी वो सब बता दिया था और विभिन्न प्रकार के इमेजेस के माध्यम से मैंने आप लोगों को इन सब चीज़ों को दिखा के भी समझाया था। और ये जो भी क्लासेस है मैं आप लोगों को एनसीईआरटी की बुक से करा रहा हूँ और एनसीईआरटी की बुक से करने से आपको ये बेनिफिट रहेगा कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन होते हैं इस किताब से अगर आते हैं और ज़्यादातर पूछे भी जाते हैं तो आपको उसको करने में बहुत आसानी होगी। क्यों? क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो एनसीईआरटी की किताबों को नहीं पढ़ते हैं बल्कि अदर सोर्स से पढ़ते हैं। तो समस्या कब होती है जब कभी हूबहू एनसीईआरटी की बुक से ही क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं तो उनको लगता है कि ये क्वेश्चन जो है नया है, कहाँ से पूछ लिया गया है। तो इन सब समस्याओं से बचने के लिए आपको अगर एनसीईआरटी से पढ़ेंगे आप तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं कि पिछली क्लास में हम लोगों ने कुछ चीज़ों का अध्ययन किया था, आज जो है उसके आगे की बातों का अध्ययन करते हैं। चलिए देखा जाए। देखिए आगे क्या दिया गया है कि विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे की जाए। यानी जो विभिन्न प्रकार के राज्य होते हैं, विभिन्न प्रकार के देश होते हैं, तो उनकी जो है आर्थिक स्थिति अलग अलग होती है, उनकी सामाजिक स्थिति अलग अलग होती है, उनकी भौतिक जो वस्तुएं हैं, भौतिक संरचनाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, आधारभूत संरचनाएं हैं, उनमें क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो ये डिफरेंस किस आधार पर होता है, इस डिफरेंस के क्या कारण हो सकते हैं, तो इसके बारे में इसमें आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले देखिए क्या लिखा गया है कि किसी देश को कैसे विकसित कहा जाता है, किस देश को अविकसित कहा जाता है, किस आधार पे आप किसी देश को विकसित कहेंगे और किस आधार पर उसको अविकसित कहेंगे, उसके क्या क्या जो है कारक हो सकते हैं। तो इन सबको देखना है। जैसे देखिए कि हम भिन्न भिन्न चीजों की जब तुलना करते हैं तो उसमें समानताएं और अंतर दोनों हो सकते हैं। हम इनकी तुलना करने के लिए किन पहलुओं का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए हम किसी चीज का तुलना कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि कुछ समानता भी हो सकती है दोनों में, कुछ डिफरेंस भी हो सकता है। तो हम किस चीज के आधार पर उसकी तुलना करेंगे। जैसे देखिए कक्षा में विद्यार्थियों को ही अगर लिया जाए तो विभिन्न विद्यार्थियों की तुलना कैसे की जाएगी, उनकी ऊंचाई, स्वास्थ्य, प्रतिभा और रुचि के अनुसार की जाएगी, क्योंकि ये सब में अलग अलग होता है। या फिर सबसे स्वस्थ विद्यार्थी सबसे पढ़ाकू विद्यार्थी नहीं हो सकता है, सबसे बुद्धिमान विद्यार्थी हो सकता है मित्रता का व्यवहार न रखता हो। तो हम विद्यार्थियों की तुलना कैसे करेंगे, यानी अगर हम उनकी हाइट के आधार पर, उनके स्वास्थ्य के आधार पर, उनके पढ़ाई लिखाई के आधार पर, उनके मित्रता के व्यवहार के आधार पर, किस आधार पर हम उसका तुलना करेंगे। तो इसमें जो हम मापदंड प्रयोग करेंगे वह तुलना के उद्देश्य पर निर्भर करेगा। अब जैसे देखिए अगर किसी खेलकूद टीम या वाद विवाद टीम या संगीत टीम या पिकनिक के लिए टीम, सबके चयन के लिए अलग अलग मापदंड होते हैं। फिर भी हम किसी उद्देश्य से कक्षा के विद्यार्थियों की सर्वांगीण प्रगति के बारे में मानक चुनकर और उसको फिर तुलना करेंगे। जैसे देखिए सामान्यतः क्या होता है कि हम व्यक्तियों की एक या दो महत्वपूर्ण विशेषताएं लेकर उनके आधार पर तुलना करते हैं। होता क्या है कि जब हम किसी व्यक्ति की तुलना करते हैं, किसी स्टूडेंट की तुलना करते हैं, तो कुछ ऐसे विशेषताओं को लेते हैं कि जो दोनों में कॉमन होनी चाहिए और फिर उन विशेषताओं के आधार पर देखेंगे कि उसमें क्या कमी है, उसमें क्या अधिकता है। जैसे देखिए तुलना के लिए क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं चुनी जाए, इस पर मतभेद हो सकते हैं। अब जैसे देखिए विद्यार्थियों का तुलना करना है तो विद्यार्थियों का मित्रतापूर्ण व्यवहार और सहयोग भावना या उनकी रचनात्मकता या उनके द्वारा प्राप्त अंक। अब इन्हीं में से किन्हीं चीज का हम जो है आधार बनाकर उनकी तुलना करें। या तो देखिए क्या लेंगे कि विद्यार्थियों का मित्रतापूर्ण व्यवहार किस प्रकार का है और वे एक दूसरे के साथ किस प्रकार से सहयोग करते हैं, या फिर उनके अंदर किस प्रकार की क्रिएटिविटी है। तो किस स्टूडेंट में क्रिएटिविटी कम है, किस स्टूडेंट में ज्यादा है, ये भी ले सकते हैं। या फिर कौन सा स्टूडेंट कितना मार्क्स पाया, यानी मार्क्स के आधार पर भी उनकी तुलना कर सकते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट में किसने कितना पाया है और ओवरऑल किसने कितना पाया है, तो इसके आधार पर उनकी तुलना कर।
तो ये थी हमारी जो है स्टूडेंट की तुलना। अब इसी प्रकार से देखिए कुछ देश या कुछ राज्यों की तुलना की जाती है। तो कुछ देश या राज्यों की तुलना करने के लिए देखिए ज्यादातर क्या होता है कि आय को सबसे महत्वपूर्ण विशिष्टता माना जाता है, यानी आय के आधार पर किसी देश की या राज्य की तुलना की जाती है। कहा जाता है कि जिस देश या राज्य की तुलना जो है आय बहुत ज्यादा होगी उसके यहाँ सुविधाएं जो है बेहतर होंगी। क्यों बेहतर होंगी? क्योंकि आय के द्वारा माना जाता है कि व्यक्ति वो सारी चीजों को उपलब्ध करा सकता है, खरीद सकता है जो उसको जरूरत होती है। जैसे देखिए उन्हें कम आय वाले देशों से अधिक विकसित समझा जाता है जिनकी आय सबसे ज्यादा होती है। अब देखिए यह बात समझ पर आधारित है कि अधिक आय का अर्थ है मानवीय आवश्यकताओं की सभी वस्तुओं का अधिक होना। जो भी लोगों को पसंद है और जो उनके पास होना चाहिए वे उन सभी वस्तुओं को अधिक आय के द्वारा प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए ज्यादा आय अपने आप में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य समझा जाता है। यानी मान के चला जाता है कि यदि किसी की आय बहुत ज्यादा है तो अपनी जरूरत की, अपनी पसंद की हर चीज खरीद सकता है, उपलब्ध कर सकता है। तो इसलिए आय को महत्वपूर्ण लक्ष्य माना जाता है। अब देखा जाए कि एक देश की आय क्या है। किसी देश की आय उस देश के सभी निवासियों की आय है। इससे हम देश की कुल आय ज्ञात कर सकते हैं। यानी किसी देश की आय क्या होती है? किसी देश की आय उस देश के सभी निवासियों की जो कुल आय होती है वही उस देश की आय कही जाती है। तो किसी देश की कुल आय जो है अलग अलग हो सकती है। कोई देश जैसे देखिए बहुत बड़ा देश है, वहां जनसंख्या ज्यादा है लोगों की, तो वहां की जो कुल आय ज्यादा होगी। कोई अगर देश छोटा देश है, वहां के लोगों की जनसंख्या कम है, तो वहां की कुल आय कम हो सकती है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए देखिए क्या किया जाता है कि किसी देश की प्रति व्यक्ति आय निकाली जाती है। इससे क्या होता है कि वहां की औसत आय निकल जाती है। यानी उस देश में जितने लोग रहते हैं उनको टोटल आय से भाग दे दिया जाता है, तब वहां की प्रति व्यक्ति आय या औसत आय निकलती है। जैसे देखिए क्या होगा कि औसत आय बराबर क्या होगा कि औसत आय बराबर होगा कि कुल आय बटा में कुल जनसंख्या। तो इसको जब आप भाग देकर निकालेंगे जो राशि आएगी वो उस देश की प्रति व्यक्ति आय या औसत आय कहलाएगी। अब देखिए इसी के आधार पर एक वैश्विक संस्थान है विश्व बैंक। ये देखिए विश्व विकास रिपोर्ट जारी करता है जुलाई महीने में। तो इस विश्व विकास रिपोर्ट में वह यह बताता है कि कौन सा देश जो है दुनिया में विकसित देश है, कौन सा देश विकासशील देश है और कौन सा देश अल्प विकसित है। तो इसके लिए देखिए एक मापदंड प्रयोग किया जाता है और वो मापदंड क्या है कि इसमें कहा गया है कि जो देश 63,400 US डॉलर प्रति वर्ष या उससे अधिक आय करता है, यानी उस देश के जो निवासी हैं वहां की प्रति व्यक्ति आय अगर 63,400 US डॉलर प्रति वर्ष या उससे अधिक है तो वे देश जो है उच्च आय वाले देश कहे जाएंगे। जबकि जिनकी प्रति व्यक्ति आय लगभग 2400 US डॉलर प्रति वर्ष या उससे कम है उन्हें निम्न आय वाला देश कहा जाएगा। भारत जो है मध्य आय वर्ग के देशों में आता है क्योंकि उसकी प्रति व्यक्ति आय जो है 2023 में US डॉलर 10,030 प्रति वर्ष थी। यानी हमारे देश की जो है प्रति व्यक्ति जो वार्षिक आय थी वो 63,400 से और 2400 के बीच में थी, यानी 10,030 थी, जिसकी वजह से हमारा देश जो है मध्यम आय या विकासशील देश की श्रेणी में आएगा। इसके अलावा देखिए समृद्ध देशों जिनमें मध्य पूर्व के कुछ देश और कुछ अन्य छोटे देश शामिल नहीं हैं को आमतौर पर विकसित देश कहा जाता है। यानी कुछ यूरोपियन कंट्री हैं और कुछ मध्य एशिया के भी देश हैं जो विकसित देश की श्रेणी में आते हैं। जैसे देखिए यूएई है, कतर है, उसके बाद फिर देखिए सऊदी अरब है। तो ये जो देश हैं ये विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा जो यूरोपियन कंट्री हैं वो हैं बहुत सी, उसके बाद फिर देखिए यूएसए है, उसके बाद चाइना है। तो इन सबको क्या है कि विकसित देशों की श्रेणी में रखा जा सकता है। ठीक है, जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय के मामले में कुछ देशों का मैं लिस्ट आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। जैसे देखिए अभी हम लोगों ने क्या देखा कि प्रति व्यक्ति आय के आधार पर वर्ल्ड बैंक के द्वारा देशों को विकसित और विकासशील या अविकसित कहा जाता है। तो उसमें देखिए दुनिया के कुछ ऐसे देश हैं जो जीडीपी के आधार पे बहुत आगे हैं और कुछ ऐसे देश हैं जो प्रति व्यक्ति आय के आधार पर बहुत आगे। जैसे देखिए जीडीपी के आधार पे कौन कौन से देश आगे हैं दुनिया में। देखिए सबसे ज्यादा जीडीपी जो है अमेरिका की है, देखिए 28.78 ट्रिलियन डॉलर है।
उसके बाद देखिए दूसरे स्थान पर चीन आता है जिसका 18.54 ट्रिलियन है। जर्मनी है 4.59, जापान है 4.11 ट्रिलियन, और देखिए 5वें नंबर पर अपने देश भारत का स्थान आता है जिसका जीडीपी देखिए 3.94 ट्रिलियन है। उसके बाद देखिए यूनाइटेड किंगडम है 3.5 ट्रिलियन। उसके बाद देखिए इसी प्रकार से फ्रांस है 3.13, ब्राजील है 2.33, इटली है 2.33 और कनाडा है 2.14। यानी ये दुनिया की 10 ऐसे देश हैं जिनकी जीडीपी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। उसी प्रकार से देखिए इन देशों की जीडीपी तो बहुत ज़्यादा है लेकिन इन देशों की संख्या भी उसी प्रकार से है, जनसंख्या, तो जिसके वजह से इनका देखिए जो प्रति व्यक्ति आय है वो अलग अलग। जैसे देखिए यूएसए का जो प्रति व्यक्ति आय है वो 71.30 लाख रुपया है। उसी प्रकार से देखिए जो है चाइना का 10.97 लाख, जर्मनी का 45.34 लाख। उसी प्रकार से देखिए जापान का 27.67 लाख, भारत का 2.28 लाख, यूके का देखिए 42.65 लाख। इसके बाद देखिए फ्रांस का जो है 39.55 लाख, ब्राजील का देखिए 9.48 लाख, इटली का 33.5 लाख और कनाडा का 45.42 लाख। ये देखिए जीडीपी के मामले में बहुत आगे हैं लेकिन प्रति व्यक्ति आय इनकी क्या है, अलग अलग है। प्रति व्यक्ति आय अलग अलग कैसे है कि इन देशों की जनसंख्या जो है जीडीपी के मुकाबले उसी प्रकार से है। जनसंख्या जब ज्यादा रहेगी तो मैंने आप लोग को बताया था कि कुल जनसंख्या को जब कुल आय से भाग देते हैं तो जो राशि निकलती है वो प्रति व्यक्ति आय होती है। तो इनकी जनसंख्या उसी प्रकार से है, इसके वजह से प्रति व्यक्ति आय इस प्रकार से आती है। अब देखिए प्रति व्यक्ति आय के आधार पर दुनिया के जो सबसे आगे देश हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो देखिए सबसे प्रथम स्थान पर लग्जमबर्ग आता है क्योंकि लग्जमबर्ग की जो प्रति व्यक्ति आय है देखिए 1,45,826 US डॉलर है। जब इसको आप लगभग 90 रुपए से रुपीज में जब काउंट करेंगे तो हमको पता चलेगा कि ये इसकी काफ़ी ज़्यादा जो है प्रति व्यक्ति आय है। यानी आप इसको करेंगे तो लगभग 1.5 करोड़ रुपए आएगा। उसी प्रकार से देखिए दूसरे स्थान पे आयरलैंड है जिसकी देखिए 1,43,179 US डॉलर है। सिंगापुर देखिए तीसरे स्थान पर है। उसी प्रकार देखिए मकाऊ चीन जो है 1,25,511 है। फिर देखिए कतर है 1,18,148, संयुक्त अरब अमीरात 97,000 है। उसी प्रकार देखिए स्विट्जरलैंड जो है 92,000 है। सैन मैरिनो जो है 87,000 है। संयुक्त राज्य अमेरिका देखिए 85,000 US डॉलर है और नॉर्वे जो है 83,000 US डॉलर। ये जो डाटा है देखिए IMF के द्वारा 2024 का जो डाटा है उसी के आधार पर लिस्ट है। अब देखिए अभी हम लोगों ने देखा वहाँ जीडीपी के मामले में अपना देश जो है 5वें स्थान पर है, जबकि चाइना देखिए जीडीपी के मामले में दूसरे स्थान पर है। तो देखिए 2024 में भारत की जो प्रति व्यक्ति आय देखिए कितनी है, 2940 US डॉलर, लगभग कितनी है जो है 11,940 जो है पीपीपी के आधार पर। लेकिन अभी हम लोगों ने देखा कि भारत की जो प्रति व्यक्ति आय कितनी है, 2.28 लाख US डॉलर। ठीक है, देखिए इस सूची में भारत क्या है, 124वें स्थान पर है। यानी ये जो 10 देश हैं, इन 10 देशों में अपना देश जो है इनसे बहुत पीछे है, 124वें स्थान पर है। और उसी प्रकार से देखिए प्रति व्यक्ति आय के मामले में जो चीन है जीडीपी के मामले में तो दूसरे नंबर पर है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय के मामले में 77वें स्थान पर है। ठीक है, उदाहरण दिया गया है औसत आय से रिलेटेड। यहाँ पर देखिए औसत आय से रिलेटेड एक टूल की गई है। यहाँ पर क्या किया गया है कि 2 देश लिए गए हैं, उनका नाम देखिए क और ख रखा गया है और वहां पर कहा गया है कि 5 लोग रहते हैं। यानी वहां पे 5 नागरिक हैं, क में भी और ख में भी। हर नागरिक की देखिए अलग अलग जो है मासिक आय दी गई है। यहाँ देखिए सबकी मासिक आय अलग अलग दी गई है। अब इनका देखिए औसत अब आप जब निकालेंगे तो इन दोनों का औसत आय जो है एक ही बराबर आएगी। जैसे देखिए यहाँ पर 500 500 500 500 यानी 2048, यानी टोटल इनकम कितनी है 50,000 और टोटल इनकी संख्या कितनी है 5। तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ औसत आय आएगी इनकी 10,000। ठीक है, उसी प्रकार से इस यहाँ भी जब हम औसत आय निकालेंगे तो इनकी औसत आय भी आएगी 10,000। लेकिन यहाँ इस तालिका को देखने से पता चल रहा है कि जो देश का है वहां पर सभी नागरिकों की जो आय है लगभग थोड़े बहुत कम है लेकिन एक बराबर, यानी वहां सभी लोग आय जनरेट कर रहे हैं, सभी लोग कमा रहे हैं। लेकिन दूसरा देश जो ख है, यहाँ देखिए जो 4 नागरिक हैं इनकी आय एकदम बिल्कुल कम है और एक 5वां व्यक्ति है जो इसकी आय बहुत ज्यादा है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि आप इन दोनों देशों में से किस देश में रहना पसंद करेंगे।
तो देखने से ही पता चल रहा है कि जो देश का है वहां पर रहना सही होगा, क्योंकि वहां पर सभी लोगों को आय करने की सुविधा उपलब्ध है, तभी तो वो लोग आय कर रहे हैं। और यहाँ क्या है कि यहाँ पर लग रहा है कि जो है आय करने जनरेट करने की सुविधाएं बहुत कम है। कुछ ही ऐसे व्यक्ति हैं, यानी एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा अमीर है, यानी सभी संसाधनों पर उसका ही अधिकार है, कब्जा है, वो अधिक आय कर पा रहा है, बाकी लोग जो है आय नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि वो लोग गरीब हैं और एक व्यक्ति बहुत अमीर है। तो इससे हम क्या पता चल रहा है कि आय के आधार पर किसी देश में, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर किसी देश में रहना उतना सही होता है कि नहीं होता है, ये पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। देखिए अब यहाँ पर कुछ और इमेजेस दी गई हैं। इसमें देखिए क्या लिखा गया है कि गरीब विहीन तथा अमीर विहीन व्यक्तियों का देश, यानी एक ऐसे देश की इमेज है कि जहाँ के लोग बहुत ज्यादा गरीब भी नहीं है और बहुत ज्यादा अमीर भी नहीं, यानी वो सामान्य है। तो सामान्य है जिसकी वजह से देखिए वहां पर जितने भी संसाधन है वो संसाधनों का अपने लिए ही उपयोग करते। देखिए यहाँ दिखाया है कि हमने कुर्सियों को बनाया तथा उनका उपयोग करते, यानी यहाँ पे कुर्सियों का उदाहरण देकर दिखाया गया है। ये लोग जो भी चीजें बनाते हैं उसका उपयोग खुद करते हैं, इनको किसी से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। थोड़ा बहुत देखिए एडजस्टमेंट करना पड़ता है। एडजस्टमेंट क्या करना पड़ा, यहाँ पे देखिए इन लोगों के पास, 4 लोगों के पास संसाधन था, 4 लोगों के पास कुर्सियां थी, एक व्यक्ति एक्स्ट्रा था, तो इन्होंने आपस में एडजस्ट कर लिया। अब देखिए यही पे दूसरी इमेज दिखाई जा रही है कि यहाँ पर क्या है कि गरीब और अमीर व्यक्तियों का तुलना किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए एक व्यक्ति है जो 4 कुर्सियों पर अकेले लेटा हुआ है और यहाँ पर 2 कुर्सियों पर 4 लोग बैठे हुए हैं। इसका मतलब यह है कि ये दिखाया जा रहा है कि ये लोग जो है गरीब देश के निवासी हैं। इन्होंने जिन चीजों को बनाया उन चीजों को खुद उतना इस्तेमाल ना करके, बल्कि पैसे के अभाव में ये अपनी चीजें जो है अमीर देशों को, अमीर लोगों को बेच दे रहे हैं और अपने बहुत कम संसाधन अभाव की वजह से अपना जीवन बिता रहे। देखिए यहाँ लिखा गया है कि हमने कुर्सियों को बनाया तथा उसमें ले लिया। तो उसने किस लिए ले लिया, क्योंकि उसके पास पैसे थे, उसके पास धन था। इनके पास पैसे नहीं थे, इनको पैसे की जरूरत थी, तो इसलिए इन्होंने अपना ये चीज इसको बेच दिया। तो इससे क्या पता चल रहा है कि आय के आधार पर जो है लोगों की स्थितियां जो है अलग अलग होती है। ठीक, आप देखिए आय और अन्य मापदंड, यानी आय के अलावा और क्या क्या मापदंड हैं जो किसी देश को विकसित और विकासशील या अविकसित करने के लिए लिए जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर अपने देश के 3 राज्यों की तुलना की गई है। 3 राज्यों की तुलना किस आधार पर की गई है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं या कुछ ऐसी व्यक्तिगत आकांक्षाएं और लक्ष्य होते हैं कि लोगों को आय के बारे में नहीं सोचना पड़ता, बल्कि वे अपनी सुरक्षा, दूसरों से आदर, समानता का व्यवहार, आजादी इत्यादि जैसे लक्ष्यों के बारे में सोचते हैं। अभी इस चीज के बारे में हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको बहुत ज्यादा आय नहीं चाहिए, बहुत उच्च आय नहीं चाहिए, बल्कि वो आय के साथ साथ इन सारी चीजों को भी चाहते हैं। तो इस प्रकार जब हम किसी देश या क्षेत्र के बारे में सोचते हैं तो हम औसत आय के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण लक्षणों के विषय में भी सोचते हैं। यानी इस आधार पर जब हम किसी देश की तुलना करते हैं तो हम औसत आय के अलावा इन सारी बातों को भी वहां पर देखते हैं। तो इन्हीं सब चीजों को प्रूव करने के लिए देखिए यहाँ पर एक तालिका दी गई है और इस तालिका में देखिए अपने देश के 3 राज्यों को लिया गया और इन राज्यों की देखिए जो प्रति व्यक्ति आय है वो अलग अलग है। जिसमें देखिए हरियाणा राज्य को लिया गया है तो इसकी प्रति व्यक्ति आय जो देखिए क्या है 2,64,729 रुपए है। उसी प्रकार केरल की देखिए 2,34,435 है और बिहार की देखिए 47,498। ये जो रिपोर्ट ली गई है ये देखिए इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 से लिया गया है। यानी उस समय इन देशों की स्थिति, इन राज्यों की स्थिति इस प्रकार से थी। आप देखिए इससे देखिए हम लोग को निरीक्षण करने पर क्या पता चल रहा है कि जो हरियाणा राज्य है उसकी प्रति व्यक्ति आय जो है बहुत ज्यादा है, जबकि केरल की प्रति व्यक्ति आय उससे अपेक्षाकृत कम है और बिहार की दोनों से भी बहुत कम है। अब देखिए इसमें क्या पता चल रहा है कि हरियाणा राज्य प्रति व्यक्ति आय के आधार पर सबसे आगे है, जबकि बिहार सबसे पीछे है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हरियाणा का एक व्यक्ति है वो 2,64,729 रुपए कमाता है एक वर्ष में, जबकि बिहार का व्यक्ति जो है 47,498 रुपए कमाता है।
तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो हरियाणा का व्यक्ति है वो सबसे अधिक अमीर है, और जो बिहार का व्यक्ति है वो सबसे गरीब है, यानी वो विकसित राज्य नहीं है, हरियाणा विकसित राज्य है। अब हम देखिए इन तीनों राज्यों के कुछ और चीजों के बारे में देखते हैं। अब देखिए ये क्या चीजें हैं कि हरियाणा, केरल और बिहार की जो स्थिति है, जैसे शिशु मृत्यु दर की स्थिति 2020 का आंकड़ा है ये, इसमें देखिए 1000 व्यक्तियों के ऊपर हरियाणा की जो शिशु मृत्यु दर है वो देखिए 28 है, केरल में देखिए 6 है, बिहार में 27 है। साक्षरता दर के मामले में देखिए हरियाणा जो है 80% साक्षरता दर है, केरल में देखिए 96% है और बिहार में 71% है। उसी प्रकार से देखिए विद्यालयों में जो निवल उपस्थिति अनुपात है वो हरियाणा में देखिए 67 है, केरल में 77 है और बिहार में 55 है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि देखिए हरियाणा की जो प्रति व्यक्ति आय बहुत अधिक है, फिर भी वहां पर देखिए शिशु मृत्यु दर जो है बहुत ज्यादा है, यानी वहां पर जो बच्चे जन्म लेने के बाद 1 साल के अंदर मर जा रहे हैं तो उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। साक्षरता दर देखिए यहाँ पर 80 है और जो निवल अनुपस्थिति अनुपात 67 है। उसी के मुकाबले देखिए केरल में जो है शिशु मृत्यु दर देखिए 6 है, साक्षरता दर देखिए 96% है और निवल अनुपस्थिति अनुपात 77%, यानी 77% बच्चे जो है वहां पर 15 से 17 वर्ष की आयु के जो हैं वो विद्यालय में जाते हैं। और साक्षरता दर का मतलब कि 96% लोग जो है 7 वर्ष से ऊपर के केरल में जो है शिक्षित हैं, और यहाँ पर केवल 6 बच्चे जो हैं जन्म के 1 वर्ष के भीतर मरते हैं। बिहार में देखिए कंडीशन क्या है कि हरियाणा से प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है, लेकिन शिशु मृत्यु दर देखिए लगभग हरियाणा के बराबर, यानी यहाँ पर भी बच्चों की मृत्यु बहुत ज्यादा हो रही। साक्षरता दर देखिए इसकी दोनों से बहुत कम है, और फिर उसके बाद निवल अनुपस्थिति अनुपात भी देखिए इसका दोनों राज्यों से कम है। तो इससे देखिए जो ये चीजें आप लोगों ने देखा कि शिशु मृत्यु दर क्या होती है, तो शिशु मृत्यु दर की परिभाषा क्या होती है कि किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का जो अनुपात होता है वही शिशु मृत्यु दर कहलाता है। यानी 1000 बच्चे जो जन्म ले रहे हैं उसमें से 1 वर्ष के भीतर कितने बच्चे जो हैं मर जा रहे हैं, उनका जो अनुपात होता है वही शिशु मृत्यु दर कहलाता है। उसके अलावा देखिए साक्षरता दर का मतलब क्या होता है कि 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के जो लोग हैं वो कितने प्रतिशत साक्षर हैं। निवल अनुपस्थिति अनुपात का मतलब कि 14 तथा 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत। तो इस प्रकार से इन तीनों चीजों के आधार पर देखिए इनका तुलना किया गया। और इस जरा सोचिए कि अपने माता पिता के लिए आप कितने प्यारे हैं, यह सोचिए कि सब लोग कितना प्रसन्न होते हैं जब कोई बच्चा जन्म लेता है। अब ऐसे माता पिताओं के बारे में सोचिए जिनके बच्चे अपने पहले जन्मदिन से पहले ही मर जाते हैं। यानी इसमें कहा जा रहा है कि जहां पर शिशु मृत्यु दर बहुत ज्यादा है तो वहां की गार्जियन के ऊपर क्या बीतती होगी जब उनका बच्चा 1 वर्ष के भीतर ही मर जाता है। देखिए सभी लोग अपने बच्चों को बहुत चाहते हैं, बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत लगाव करते हैं। जब किसी के यहाँ कोई बच्चा पैदा होता है तो बहुत खुश होते हैं लोग। वही यहाँ बता रहा है कि ऐसे माता पिता को क्या महसूस होता होगा, उनको कितना दुख होता होगा जब उनका बच्चा जन्म लेने के 1 वर्ष के भीतर ही मर जाता होगा। दूसरा आंकड़ा देखिए क्या है कि ये दिखाया गया है कि बहुत पुराने समय की बात नहीं कर रहे हैं हम, यह हमारी स्वतंत्रता के 70 वर्ष बाद की बात है, जब हमारे देश के बड़े शहर ऊंची ऊंची इमारतों और खरीदारी के लिए शॉपिंग मॉल से भरे हुए हैं। उस समय हमारे देश में ये स्थिति है कि हमारे देश में जो बच्चे हैं 1 वर्ष के भीतर मर जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक डॉक्टर साहब हैं और एक नर्स हैं जो एक बच्चे को देखिए खिला रहे हैं। यानी बच्चों को किस प्रकार से स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जाए, उनकी माताओं को किस प्रकार से स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जाए जिससे बच्चे जो है कम उम्र में, छोटी उम्र में मरे न, वो किसी भी प्रकार की बीमारियों के शिकार न हो। तो ऐसा तब संभव होगा जब किसी देश या राज्य में स्वास्थ्य सेवाएं जो है बेहतर हो। अब देखिए कहा जा रहा है कि समस्या शिशु मृत्यु दर पर समाप्त नहीं हो जाती है। यहाँ पर देखिए कुछ और भी चीजें दिखाई दे रही हैं कि जो 15 से 17 वर्ष के आयु के जो बच्चे हैं वो माध्यमिक कक्षाओं में स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि देखिए कोई बच्चा जब माध्यमिक कक्षा में प्रवेश करता है तो उसकी उम्र जो है 15-16 वर्ष हो जाती है। यहाँ दिखाया जा रहा है कि बिहार राज्य में जो बच्चे हैं
वो माध्यमिक शिक्षा बहुत कम प्राप्त कर रहे हैं। और इसको न करने के पीछे कारण क्या है कि उनकी आमदनी जो है बहुत, ठीक है। देखिए अभी हम लोगों ने देखा क्या कि हरियाणा, केरल और बिहार का तुलना देखा कि प्रति व्यक्ति आय उनकी किस प्रकार से है और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर वहाँ कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं, कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, किन किन मामले में वो आगे पीछे। तो देखिए भारत के कुछ ऐसे राज्य हैं जिनकी प्रति व्यक्ति आय बहुत ज्यादा है, लेकिन वो राज्य ऐसे हैं जो छोटे छोटे राज्य हैं। जैसे देखिए सिक्किम, देखिए सिक्किम जो है प्रति व्यक्ति आय के मामले में सबसे उच्च है, 5,87,743 रुपए है। उसी प्रकार से देखिए गोवा जो है दूसरे स्थान पे। कभी कभी क्या होता है कि गोवा प्रथम स्थान पे हो जाता है, सिक्किम दूसरे स्थान पर, तो इसमें बदलाव होता रहता है। देखिए तीसरे स्थान पर दिल्ली है जिसका 4,61,910 है। चौथे स्थान पर चंडीगढ़ है, 3,99,654 है। इसी प्रकार देखिए पांचवें स्थान पर तेलंगाना है, 3,56,564। कर्नाटक देखिए छठे स्थान पर 3,32,926। हरियाणा की देखिए वर्तमान में जो क्या है प्रति व्यक्ति आय 3,25,759 रुपए है। तमिलनाडु के देखिए 3,15,220 है। गुजरात की 2,97,722 है और केरल की 2,81,001 है। यानी ये जो है करंट डाटा है। अब देखिए इस डाटा के अनुसार उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है, देखिए क्या है, उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 1,15,960 है, जो राष्ट्रीय औसत 1,84,000 से काफी कम है। यानी अपने देश का जो प्रति व्यक्ति आय है 1,84,000 है, तो उत्तर प्रदेश की जो प्रति व्यक्ति आय है उसके मुकाबले काफी कम है। और यह राज्य इस सूची में निचले स्थानों पर आता है, जैसे बिहार है, उत्तर प्रदेश है, उसके बाद फिर देखिए उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है। तो ये ऐसे राज्य हैं जिनकी प्रति व्यक्ति आय काफी कम है। तो उसी के हिसाब से देखिए हम लोगों ने अभी देखा कि हरियाणा जो है प्रति व्यक्ति आय के मामले में ज्यादा तो है, लेकिन वहाँ कुछ आधारभूत बेसिक सुविधाएं जो है पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है, बल्कि उससे ज्यादा अच्छी स्थिति किसकी है, केरल की। ठीक, अब देखिए है सार्वजनिक सुविधाएं। सार्वजनिक सुविधाएं क्या है कि सार्वजनिक सुविधाएं देखिए ऐसी सुविधाएं होती हैं जो किसी देश या राज्य की सरकार के द्वारा अपने नागरिकों के लिए उपलब्ध कराई जाती है, जिसमें जैसे देखिए बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य सुविधाएं, सरकारी बस, रेलवे इत्यादि जो हैं ये सार्वजनिक सुविधाओं में आती है। और ये सार्वजनिक सुविधाएं जो है कोई व्यक्ति खरीद नहीं सकता है, बल्कि ये सरकारों के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। जैसे देखिए यहाँ कहा गया है कि हरियाणा में औसत व्यक्ति आय केरल के औसत व्यक्ति आय के अधिक है, लेकिन इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में वो केरल से पीछे है। किन किन क्षेत्रों में पीछे है? केवल प्रति व्यक्ति आय में आगे, बाकी शिक्षा के आधार पर, शिशु मृत्यु दर के आधार पर और निवल उपस्थिति अनुपात के दर के आधार पर वो पीछे है। तो कहा जा रहा है कि आवश्यक नहीं है कि जेब में रखा रुपया वे सभी वस्तुएं और सेवाएं खरीद सके जिनकी आपको एक बेहतर जीवन जीने के लिए आवश्यकता हो। यानी बताया जा रहा है कि आपके पास अगर पैसा है, जेब में रुपया है, तो आप वो सभी चीजें नहीं खरीद सकते जिसकी आपको आवश्यकता है। जैसे आप स्वच्छ वातावरण नहीं खरीद सकते, जो है बिना मिलावट की दवाएं नहीं खरीद सकते, आप अपने लिए सड़क नहीं बनवा सकते, आप बिजली की व्यवस्था उपलब्ध नहीं करा पाते। तो ये सारी चीजें जो है आप पैसे के आधार पर नहीं कर पाएंगे। देखिए सार्वजनिक सुविधाओं में अभी हम लोगों ने क्या देखा कि कुछ ऐसी सुविधाएं होती हैं जो राज्य या देश की सरकारों के द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं। कोई व्यक्ति कितना अमीर होते हुए भी इन सब सुविधाओं को अपने से नहीं उपलब्ध करा सकता है। तो उसी प्रकार से देखिए एक उदाहरण यहाँ दिया गया है कि जैसे मान लीजिए किसी गांव में कोई बच्चा है और वो केवल अकेला पढ़ना चाहता है, बाकी बच्चे वहां पे पढ़ना नहीं चाहते, तो वो बच्चा भी उस माहौल में पढ़ाई नहीं कर पाएगा। तब क्या करना होगा, उसके गार्जियन को किसी ऐसे माहौल में भेजना होगा पढ़ने के लिए जहां पर बच्चे पढ़ते हैं। तो वो गार्जियन अपने बच्चे को तभी भेज पाएगा जब उसके पास पैसे होंगे, यानी उसके पास अच्छी खासी आय होगी। तो यही चीज यहाँ पर दिखाया गया है कि जब किसी समुदाय में, किसी क्षेत्र में वो सुविधा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होगी तभी आप उसका फायदा उठा पाएंगे। अगर इसके क्षेत्र में विद्यालय रहते, और विद्यालय कौन बनाता है? सरकार बनाती है या फिर पूंजीपति लोग बनाते हैं। तो ऐसी सुविधा जब रहने पर तो वहां के सभी बच्चे पढ़ते, लेकिन क्या है कि विद्यालय नहीं है तो कोई एक बच्चे का पढ़ने का मन है, बाकी बच्चों का पढ़ने का मन नहीं है। जब उसके गार्जियन को दूसरे क्षेत्र में भेजना पड़ेगा, दूर दराज क्षेत्र में, तो उसको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। और उस क्षेत्र में जहां वो पढ़ने जाएगा वहां हो सकता है कि सार्वजनिक रूप से विद्यालयों की स्थापना की गई हो। तो इसीलिए देखिए सार्वजनिक सुविधाओं का बहुत ज्यादा महत्व है, और खास करके उनके लिए ज्यादा महत्व है जो पिछड़े राज्य हैं। और पिछड़े राज्यों में
खास करके जो पिछड़ी जातियों के लोग हैं, जो दलित जातियों के लोग हैं, महिलाएं हैं, इनको सार्वजनिक सुविधाओं का बहुत ज़्यादा अभाव झेलना पड़ता है। और खास करके शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि देखिए कुछ ऐसे राज्य हैं अपने देश में जहाँ पर 14 वर्ष से ऊपर के जो बच्चे बच्चियाँ होते हैं उनको पढ़ने की सुविधा नहीं मिल पाती है। बच्चों को तो थोड़ी बहुत मिल भी जाती है, लेकिन बच्चियों को, लड़कियों को नहीं मिल पाती है। ये सब जो चीज़ें हैं वो क्या है, सार्वजनिक सुविधा से संबंधित है। देखिए सार्वजनिक सुविधा में एक और महत्वपूर्ण चीज़ है जिसको हम लोग पीडीएस के नाम से जानते हैं। पीडीएस का मतलब कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसको हम लोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहते हैं, आम बोलचाल की भाषा में राशन की दुकान कहते हैं। तो यह भी देखिए एक सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया गया महत्वपूर्ण जो है सार्वजनिक सुविधा है, जो अपने देश में देखिए द्वितीय विश्व युद्ध यानी अंग्रेजों के काल से ही चलता चला आ रहा है। इसमें समय के अनुसार बदलाव होते चले गए और इसको बृहत स्तर पर आज़ादी के बाद अपने देश में लागू किया गया और वर्तमान में यह देखिए अपने देश में एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक सुविधा के रूप में उपलब्ध है। और इसके तहत अपने देश में जो ऐसे ऐसे राज्य हैं जहां पर चावल, गेहूं, कुछ राज्यों में देखिए चीनी भी दी जाती है, कुछ राज्यों में दाल दी जाती है। पहले केरोसिन तेल भी दिया जाता था, लेकिन इसको अब बंद कर दिया गया है, क्योंकि केरोसिन तेल पर सरकार को सब्सिडी बहुत ज़्यादा देनी पड़ती थी, सरकार का कॉस्ट बहुत ज़्यादा आता था, तो जिसकी वजह से केरोसिन तेल बंद कर दिया गया। देखिए पीडीएस सिस्टम के मामले में इस समय जो है दक्षिण भारतीय राज्य जो है बहुत आगे हैं। वहाँ के जो गरीब लोग हैं, वहाँ की जो गरीब जनता है, वो 90% लोग देखिए पीडीएस सिस्टम से राशन उठाते हैं। और वहीं देखिए एक उदाहरण दिया गया है कि पश्चिम बंगाल में केवल 35% लोग जो है पीडीएस सिस्टम से यानी राशन की दुकान से अनाज लेते हैं। तो ये देखिए एक ऐसा आंकड़ा दिखा रहा है कि सरकार के द्वारा ये जो सार्वजनिक सुविधाएं हैं अपने देश के नागरिकों के कल्याण के लिए उपलब्ध कराई जाती हैं। अब देखिए पीडीएस से सिस्टम हम लोग एक आंकड़ा देख लेते हैं या पीडीएस का एक इतिहास देख लेते हैं, ब्रीफ इतिहास की पीडीएस सिस्टम जो है किस प्रकार से अपने देश में डेवलप हुआ है। देखिए भारत में जो है पीडीएस का इतिहास, देखिए भारत में जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस है इसका इतिहास देखिए 1940, अभी मैंने कहा कि द्वितीय जो विश्व युद्ध था उसी के दौरान से था। उसके बाद फिर देखिए अपने देश में आज़ादी की बात 1960 के दशक में हरित क्रांति से पहले खाद्यान्न की कमी के कारण इसे और मजबूत किया गया। जब अपने देश में लोगों के पास अनाज नहीं था भोजन के लिए, जो गरीब क्षेत्र थे, तो उनके लिए ये व्यवस्था शुरू की गई। उसके बाद फिर देखिए 1960-70 के दशक में अभी मैंने क्या बताया कि हरित क्रांति की वजह से इसका विस्तार किया गया। फिर 1980 के दशक में इसको विस्तृत किया गया। 1997 में देखिए इसको और टारगेट रूप में यानी लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के रूप में इसको बढ़ाया गया और गरीबों को खाद्य सहायता प्रदान की गई। फिर देखिए 2000 के दशक में इसमें और सुधार किया गया, इसको डिजिटल बनाया गया और इसको इलेक्ट्रॉनिक राशन कार्ड की शुरुआत की गई, जिससे क्या हो, धोखाधड़ी ना हो, लोगों के साथ भ्रष्टाचार ना हो, इस प्रकार से इसको और डिजिटलाइज किया गया। उसके बाद फिर देखिए 2010 के बाद भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ 2013 में, जिसके तहत देखिए 80 करोड़ से अधिक लोगों को इसके लाभार्थी के रूप में चुना गया और जो पात्र परिवार थे उनको देखिए सब्सिडी युक्त खाद्यान्न प्रदान करने का कानूनी अधिकार प्रदान किया गया। इसके बाद देखिए जो यह योजना थी इसमें देखिए अंत्योदय अन्न योजना 2000 में शुरू की गई। इसका लक्ष्य क्या था कि जो बीपीएल परिवार में सबसे गरीब वर्ग हैं, यानी जो है अन्य पिछड़ा वर्ग, बिलो पॉवर्टी लेवल, गरीबी रेखा से नीचे के जो लोग होते हैं, बीपीएल का मतलब क्या होता है, बिलो पॉवर्टी लेवल यानी गरीबी रेखा से नीचे, तो गरीबी रेखा से नीचे के जो परिवार वाले थे उनको क्या किया गया कि अंत्योदय अन्न योजना के आधार पर जोड़ा गया और उनको जो है सस्ते दाम पर अनाज उपलब्ध कराए गए। तो इस प्रकार से देखिए ये क्या है कि एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक सुविधा है और ये किसके द्वारा उपलब्ध कराई जाती है, भारत की सरकार के द्वारा। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए हम लोगों ने क्या देखा कि आज की क्लास में कि किस विभिन्न प्रकार के देशों की आय के आधार पर कैसे तुलना की जाती है, सार्वजनिक सुविधाएं क्या होती हैं, अपने देश के कुछ राज्यों का हम लोगों ने प्रति व्यक्ति आय के आधार पर और वहां पर उपलब्ध जो कुछ सुविधाएं हैं, आधारभूत सुविधाएं हैं, उनके आधार पर तुलना देखा। तो इन सारी चीज़ों को अब हम लोग जो है इसके आगे की चीज़ों को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की क्लास में बस यहीं तक रखा जाए और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी और आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतनी देर तक बनाए रखा, इसके लिए भी आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।